चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको। हाँ एवरीबॉडी जनाब, सभी की भारी डिमांड पर हम आज लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर, जो बेहतरीन होगा। पहला लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा। एक सेकंड लेक्चर में हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो बेसिक हमारा बाकी है। इकोनॉमिक ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा रहा है। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे इस बार। तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण हम देखने वाले हैं वो कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे उत्पादन के आधार पर, और एक देखेंगे हम विकास के आधार पर, और एक हम देखेंगे विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले उत्पादन के आधार पर हम पढ़ेंगे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी हुई, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी हुई, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी हुई। इसके अलावा हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर, अर्थात विकसित और एक प्रकार से देखा जाए विकासशील या अल्प विकसित के आधार पर हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के साथ संबंध के आधार पर बताया मैंने, इसमें बंद अर्थव्यवस्था होती है, एक प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था होती है। बिल्कुल राइट। हम शुरुआत करने जा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटल इकोनॉमिक्स की। इसकी शुरुआत करेंगे, तो कैपिटल इकोनॉमिक्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो कैपिटल इकोनॉमिक्स, तो क्या कहेंगे, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, और एक प्रकार से देखा जाए वस्तुएं एवं जो सेवाओं का उत्पादन है, कोई भी वस्तु होती है सेवा, उसका जो उत्पादन है वो निजी लाभ के लिए किया जाता है, प्राइवेट के लिए किया जाता है, तो वही क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, जो भी अपन उत्पादन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, मेरी चाहे मैं बेचूँ या ना बेचूँ, ठीक है, अपन उस पर डिपेंड करता है। फिर वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन है वो निजी लाभ के लिए, मैं स्वयं के लाभ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसी बात है, बिल्कुल राइट। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे वस्तु हो गया एवं क्या हो गया, सेवाएं हो गई। तो वस्तु हो गई एवं क्या हो गई, सेवाएं हो गई कि उत्पादन एवं वितरण में क्या होती है, सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है ऐसी कंडीशन में। फिर उसके बाद देखेंगे हम निजी क्षेत्र के द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित किया जाता है, एवं बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा इनके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो मैंने बताया जो प्राइवेट जो भी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र के द्वारा जो भी वस्तु हो रही है या कोई भी सेवाएं आ रही है, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वितरण किया जाता है, बाजार की शक्ति अर्थात मांग और जो पूर्ति के द्वारा इनका मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आर्थिक निर्णय होते हैं, ठीक है, आर्थिक निर्णय होते हैं, वो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ली जाती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे, तो वो एक प्रकार से जो निर्णय लेंगे वो कैसे लिए जाते हैं, आर्थिक निर्णय मुझे स्वयं का निर्णय, मुझे लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके बंदा, ठीक है, तो उसके उद्देश्य से लिए जाता है। मेन भूमिका यहाँ पर होती है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऐसे कौन से देश है जिन्होंने इसको अपनाया है, तो एक है अमेरिका, एक है जापान, ब्राज़ील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों ने क्या किया है, ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक से ये नोट करने योग्य बात यह है कि जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी विचारधारा किसने दी थी, तो एडम स्मिथ ने दी थी। उनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसने श्रम विभाजन पर बल देते हुए सरकारी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। उसने बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा तो मैं दे रहा हूँ, एडम स्मिथ मेरी बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में मेरे द्वारा लिखी गई है, और मैंने उसमें साफ साफ लिख दिया कि भाई श्रम विभाजन पर बल दे रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं होना चाहिए, सरकार का से कम होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन, बिल्कुल राइट। फिर हम देखने वाले हैं ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में की विशेषताएं क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं होती है वो होती है निजी स्वामित्व। क्या होती है, निजी स्वामित्व, बिल्कुल राइट, निजी स्वामित्व इसमें देखने को आपको मिल रहा हो, बिल्कुल राइट। उसके बाद होता है निजी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, निजी संपत्ति का भी एक अधिकार होता है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है, अहस्तक्षेप की नीति है, राज्य सरकार के हस्तक्षेप का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। प्रतियोगिता की स्थिति, कॉम्पिटिशन का दौर होता है, कोई कंपनी बोलती है कि मैं आगे जाऊंगी, कोई कंपनी बोलती है कि मैं आगे जाऊँ, तो कॉम्पिटिशन का दौर होता है, प्रतियोगिता की इसमें स्थिति होती है। तो ऐसी कंडीशनों में क्या होता है, मांग और आपूर्ति का इसमें महत्व होता है। जैसे डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड होना, किसी चीज़ की सप्लाई होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद जो बाजार की जो शक्तियाँ होती है वो क्या होती है, केंद्र में होती है, सेंटर में होती है। फिर उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता होती है, इसमें बेहतरीन स्वतंत्रता देखने को मिल जाती है। उसके अलावा वस्तु एवं सेवाओं की जो विविधता एवं गुणवत्ता देखने को मिलती है, तो बहुत आसान है। अब हम देखेंगे समाजवादी राज्य अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी राज्य अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो राज्य अर्थव्यवस्था का जो विचार है, ठीक है, तो राज्य अर्थव्यवस्था का जो विचार है जर्मन दार्शनिक, कौन थे, जर्मन दार्शनिक जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है। तो 3 प्रकार के वर्ग का उनके द्वारा क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया। फिर जो समाजवादी का जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है, तो राज्य अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से 2 प्रकार का होता है, ऐसा दावा उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने बता दिया कि 3 प्रकार का होता है, काल, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। एक थोड़ा अलग होता है। जो राज्य अर्थव्यवस्था कैसे होती देखते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल राइट। तो एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस की है। एक होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वो बहुत ही कठोर होती है, तो ये चीन की, दक्षिण कोरिया की, एक प्रकार से देखा जाए उत्तर कोरिया की रह चुकी है।
तो 1985 के पहले चीन जो था इसका दावेदार था, साम्यवादी का, बाद में समाजवादी पर आ गया। देखो राज्य अर्थव्यवस्था में जो मैंने बताया वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं जो वितरण पर राज्य का अथवा सामूहिक सामर्थ्य होता है। तो जो वो सरकार होती है उनकी, तो उनके हिसाब से काम करते हैं, किस तरीके का भाव रखना है, किन प्रोडक्शन पर कौन चीज़ें सप्लाई करनी है, सब कुछ वही करते हैं। बिल्कुल राइट। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताया इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती है। बिल्कुल राइटली बहुत मौजूद है। इसमें जैसे देखा है उत्पादन देख लो, आपूर्ति देख लो, इसमें कीमत देख लो, इन सभी का जो निर्णय होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। बिल्कुल राइट है ना। जो आर्थिक निर्णय है, ठीक है, तो आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मैंने राइट आपको बता दिया। ऐसी अर्थव्यवस्था को सामान्यतः केंद्रीयकृत नियोजक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बिल्कुल राइट। अब उदाहरण के लिए भाई कौन है, चीन है, वियतनाम है, क्यूबा है और रूस है, तो ये सारे देश आ रहे हैं इसमें। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य एवं प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार ही प्रतिफल दिया जाएगा। वस्तु और सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 के पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। ठीक है, तो इतना बड़ा फोकस। अब देखते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। संसाधनों पर क्या है, सरकार का नियंत्रण होगा, अर्थात उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। फिर जो निजी स्वामित्व होगा, देखो समाजवादी चीज है, किसको समाजवादी पूरी जो चलती है सरकार के अंडर में, सरकार जो करती है समाज को देखकर काम करती है। बिल्कुल। अब इसमें कोई बंदा निजी काम करेगा तो वो सरकार कैसे क्या मानेगी, नहीं मान पाएंगे ना। तो निजी स्वामित्व की जो अवधारणा होती है वो नहीं चलने वाली, बिल्कुल नहीं होंगी आप। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी जो समाजवादी स्थिति में अगर इसकी विशेषता अगर बता दूं, इसमें जो प्रतियोगिता की स्थिति, मांग और आपूर्ति के नहीं चलने वाला, सरकार जैसे बोलेंगे वैसे चलते। ये सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, फिर योग्यता के आधार पर वितरण की आवश्यकता है कि जैसे योग्यता होगी उसके अनुसार उसका वितरण किया जाएगा। बिल्कुल राइट, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा होगा तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं, बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके मूल्य पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। तो राज्य एवं सरकार की इसमें क्या होती है, एक व्यापक भूमिका होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक व्यापक भूमिका इसमें होती है। एक प्रकार से केंद्रीकृत नियोजन होता है। बिल्कुल राइट, केंद्रीकृत में क्या होता है, नियोजन देखने को मिल जाता है हमें। बिल्कुल राइट, ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन देखने को मिल जाता है। फिर वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है इस कंडीशनों में। आर्थिक विषमताओं में कमी आ जाती है भाई। उदाहरण के लिए रूस, वियतनाम, क्यूबा, चीन है ना। और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि नोट करने की बात है कि जो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जिसे कहा जाता है, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को याद रखना। उनको 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया इसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। बिल्कुल राइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्सड इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिल्कुल राइट। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। बिल्कुल राइट। अब जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों की क्या होती है, विशेषताएं इसमें विद्यमान होती है। बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें जो राज्य सरकार व जो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, तो दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों में निहित होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों की बाजार के निजी समूह के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थात मांग और पूर्ति के स्वतंत्र अंत क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु इसमें सरकार एवं नियामक के रूप में अपना अनुकूलन बनाए रखती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। याद रखना। उदाहरण के लिए भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, भारत, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, तो ये देश है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको